सीधे तौर पर देखें तो ट्विटर को पहली बार पता चला है कि भारत की ताकत क्या है। पहली बार उसे एहसास हुआ है कि भारत क्या कर सकता है। पहली बार ट्विटर को पता चला है कि उसकी मन मर्जी अब नहीं चलेगी। अब तक वो भारत को हल्के में ले रहा था। उससे 25 मई तक नए आईटी नियमों का पालन करने को कहा गया। बार बार चेतावनी मिलने के बाद भी ट्विटर मामले को टालता रहा, आनाकानी करता रहा और अब तक नियमों का पालन नहीं किया है उसने। ट्विटर से भारत में अपने 3 अधिकारी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करने को कहा गया। ट्विटर ने इसका पूरी तरह पालन नहीं किया। ट्विटर से यह कहा गया कि ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे शिकायत पर 24 घंटे के अंदर अधिकारी ध्यान दें और 15 दिन के अंदर शिकायत पर एक्शन लिया जाए। यह ट्विटर ने नहीं किया। ट्विटर से यह कहा गया कि वो फेक न्यूज को रोकने और कंट्रोल करने में मदद करे, गैर कानूनी और भड़काऊ पोस्ट पर एक्शन ले, लेकिन यह भी ट्विटर ने नहीं किया और अपनी मनमानी की। ट्विटर की यह मनमानी गाजियाबाद के मामले में भी दिखी, जहां अब्दुल समद नाम के एक बुजुर्ग को कुछ लड़कों ने पीटा था। यह आरोप लगाए गए कि हिंदू लड़कों ने मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी काटी और उससे जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाए गए। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। ट्विटर पर भी कुछ नेताओं, कुछ पत्रकारों और कुछ फैक्ट चेकर्स ने इसे वायरल किया, लेकिन बाद में पुलिस ने बताया कि गाजियाबाद के मामले में जो बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं वो सरासर गलत है। पुलिस के अनुसार मामले का सच कुछ और ही था, क्योंकि न जय श्री राम के नारे लगवाए गए, न वंदे मातरम के नारे लगवाए गए। पिटाई का यह मामला आपसी विवाद का था। मुस्लिम बुजुर्ग को पीटने वालों में मुस्लिम लड़के भी शामिल थे, इसीलिए इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं था। लेकिन सच्चाई को जाने बिना ही ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की पोस्ट की गई, जिससे इस घटना को धार्मिक एंगल दिया गया और ट्विटर ने इस पर कोई लगाम लगाने की कोशिश नहीं की, जिस तरीके से अक्सर वो मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया करता है। ये धार्मिक भावनाएं भड़काने, नफरत फैलाने और समाज की शांति भंग करने का मामला है। इसीलिए इस मामले को धार्मिक एंगल देने वाले पोस्ट को लेकर कई नेता और पत्रकारों के साथ साथ ट्विटर और ट्विटर इंडिया पर गाजियाबाद में एफआईआर हो गई। ट्विटर इसलिए इसमें फंस गया क्योंकि उसने नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया था और उसका कानूनी संरक्षण छिन चुका था। ट्विटर से इंटरमीडियरी का दर्जा छीन लिया गया। ये इंटरमीडियरी वो होते हैं जिन्हें आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत कानूनी सुरक्षा मिली है। इसमें किसी थर्ड पार्टी की आपराधिक गतिविधि के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होते और ऐसे किसी भी केस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पार्टी नहीं बनाया जाता है। लेकिन इंटरमीडियरी का दर्जा हटने के बाद ट्विटर अब कानूनी संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर अब उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि गाजियाबाद के मामले में हुआ है। सरकार के साथ ट्विटर का ये टकराव नया नहीं है। ट्विटर ने पिछले साल की अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि भारत उन 5 देशों में शामिल है जो विवादित पोस्ट हटाने के लिए सबसे ज्यादा निर्देश देता है। इसके बाद 26 जनवरी की हिंसा को लेकर टकराव तब बढ़ गया जब सरकार ने कुछ ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए। ट्विटर ने शुरुआत में इन आपत्तियों पर ध्यान दिया, लेकिन 6 घंटे बाद ही ब्लॉक अकाउंट्स बहाल कर दिए। इसके बाद टकराव लगातार बढ़ता गया। फिर फरवरी में नए आईटी नियम आ गए, जिसके पालन के लिए 3 महीने का समय दिया गया। लेकिन नियम मानने की जगह ट्विटर खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का मसीहा बताने लगा। अब जब ट्विटर पहली बार भारत के कानून के नीचे आया है तो यह साफ है कि वो अपनी मनमानी वाली उड़ान जारी नहीं रख सकता। ट्विटर अब क्या करेगा, यह बड़ा सवाल है। वो भी क्या दिन था, मुलाकात थी, मुस्कुराहट थी, हंसी मजाक था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी। लेकिन 3 साल भी नहीं बीते, तलवारें चलने लगी। भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। तो क्या भारत में ट्विटर के दिन पूरे हो गए हैं? क्योंकि कानून तो ट्विटर ने माना नहीं। कानूनी कवच भी तब चला गया जब गाजियाबाद केस में एफआईआर हो गई। ये कोई धार्मिक उद्देश्य से की गई, इसके पीछे जो भी व्यक्तिगत कारण था वो स्पष्ट रूप से निकल आया। हमने जब इंडिपेंडेंट एविडेंसेस को स्टडी किया तो उसमें भी पाया कि हाँ, ये घटना के जो सीक्वेंस बताए गए हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं और ये लोग अज्ञात नहीं है, एक दूसरे से पूर्व के परिचित हैं। घटना का कोई जंगल में होना नहीं पाया गया, बल्कि कोई कम्युनल एंगल नहीं था। बिल्कुल कोई कम्युनल एंगल नहीं। अभी मैंने बताया कोई भी धार्मिक इसका एंगल
कम्युनल एंगल, सांप्रदायिक नहीं निकल के आया। और सही गलत जो भी रीज़न उन्होंने बताया, उस रीज़न के चलते उनके द्वारा ये मारपीट की घटना की गई, जिसमें हम लोग ने एक्शन लिया, 3 लोगों की गिरफ्तारी करी, 6 लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है। तो ऐसे में इस पूरे इवेंट को जिस तरीके से सोशल मीडिया पे रखा गया, वो गलत नियत के चलते रखा। इसीलिए हमने कल एक FIR जो दर्ज करी, उसमें 7 लोगों के खिलाफ हमने नामजद, और ट्विटर इंडिया के खिलाफ हमने FIR का फर्स्ट ड्राफ्ट किया है। अभी भी हमको लगता है इसमें और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, जिसको हमारी टीम स्टडी और ट्रैक कर रही है। ट्विटर और ट्विटर इंडिया के खिलाफ ये देश में पहली FIR है। पहली बार ट्विटर कानूनी शिकंजे में आया है, जिस पर पहले उसे छूट मिल जाती थी। लेकिन ट्विटर ने नए IT नियमों का पालन नहीं किया तो कानूनी संरक्षण खत्म हो गया। कानूनी कार्रवाई से अब वो बच नहीं सकता था। गाजियाबाद के मामले में ट्विटर ने फेक न्यूज फैलाने वाले ट्वीट नहीं हटाए तो FIR हो गई। ट्विटर जो है एक कंपनी है, और भारत में अगर उसको रहना है तो संविधान कहना है। भारत के कानून से ऊपर ट्विटर नहीं है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ट्विटर को मौका दिया गया था कि जो नए इंटरमीडिएरी रूल्स हैं उसके तहत वो कंप्लायंस करे, और जो उसके अधिकारी हों वो भारत में हों। उन्होंने फैसला किया कि हम भारत के कानून और संविधान से ऊपर है, हम नहीं अपॉइंट करेंगे। तो जो सुरक्षा कवच मिलता है प्लेटफॉर्म होने का, वो उनके पास से हट गया। फर्जी तरीके का वीडियो लोड किया गया था। उसमें एक तरह से हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए कोशिश की गई थी। जब वो सच खुल गया तो स्वाभाविक है कि ट्विटर को उसको वीडियो को हटा देना चाहिए था। नहीं हटा होगा, इसलिए उस पर मुकदमा लिखा गया। गाजियाबाद के मामले में जिस तरह से ट्विटर पर वीडियो वायरल हुए, जिस तरह से एक निजी मामले को धार्मिक रंग दिया गया, जिस तरह से नफरत और तनाव फैलाने वाली पोस्ट की गई, लेकिन जिस तरह से बाद में यह मामला कुछ और निकला, उससे ट्विटर पर सवाल उठे। क्योंकि सब जानकर भी ट्विटर ने अपने स्तर पर कोई एक्शन नहीं लिया, अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग होने दिया। इसे ट्विटर की मनमानी कहा गया। क्योंकि जो ट्विटर फैक्ट चेक को लेकर बहुत उत्साह दिखाता है, वो गाजियाबाद जैसे फर्जी मामलों में किसी तरह की कार्रवाई करने में नाकाम रहा। सरकार ने कहा कि ट्विटर किसी पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से दे देता है। ये फेक न्यूज से लड़ने में ट्विटर की मनमानी है। भारत जैसे देश में सोशल मीडिया पर एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा सकती है। फेक न्यूज के खतरे बड़े हैं, इसे रोकना ही नए IT नियमों का मकसद था, लेकिन ट्विटर ने इसका पालन नहीं किया। ट्विटर की मनमानी नई नहीं है, ट्विटर का सरकार से टकराव नया नहीं है, लेकिन पहली बार ट्विटर फंसा है तो अब ट्विटर क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। नियमों के पालन में देरी पर ट्विटर ने नई वजह बताई है। ट्विटर ने कहा है कि वो भारत में अपना लोकल ऑफिस बना रहा है। इसके लिए वो भारत में अपने कंसल्टेंट्स की सलाह ले रहा है। इसी की वजह से नए IT नियमों के मुताबिक एक कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने में देरी हुई है। ट्विटर ने कहा कि उसे ये सलाह मिली है कि स्थायी तौर पर कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने से पहले एक स्थायी ऑफिस बनाना जरूरी है। हालांकि उसने एक अंतरिम कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। यह सब ट्विटर को करना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कानूनी पचड़े में ट्विटर के लिए मुसीबतें बढ़ती ही रहेंगी। ये गाजियाबाद मामले से क्लियर हो चुका है और ट्विटर को यह मैसेज मिल गया है कि अब बात सिर्फ कहने सुनने तक नहीं है, एक्शन हो चुका है। वो अपनी मनमानी से नहीं चल सकता। भारत में रहकर वो अपना कानून नहीं चला सकता। अभिषेक आनंद, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कोवैक्सीन को लेकर शुरू हुए एक नए विवाद को डिकोड करेंगे। आज पूरे दिन इस बात पर बहस होती रही कि कोवैक्सीन शाकाहारी है या मांसाहारी है। इस बहस का जन्म तो राजनीतिक कारणों से हुआ था, लेकिन हम राजनीति के साथ साथ वैज्ञानिक एंगल से भी इसका विश्लेषण करेंगे। आप रहिए खबरदार।